नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह जो प्रश्न पत्र है आपका 6 जनवरी 2022 का पूछा गया प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र के भाग थर्ड पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों क्लास को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 15, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको 15 यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मंडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1134 दी गई है। समय कितना है? टाइम 21 घंटे है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दी गई है? 1134 है बटे 21। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपको निकालना है रेलगाड़ी का औसत चाल मीटर पर सेकंड में। तो 54 हो जाएगा इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड ये आएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 150 मीटर दक्षिण पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कोई छात्र ए पर है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। इसके लिए वह ओ पर जाता है, ए से ओ पर जाएगा और ओ और बी की बीच की जो दूरी है वो 120 मीटर है और ए से ओ के बीच की दूरी जो है 90 मीटर दी गई है। और ए बी कितना? ए बी 210 मीटर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ए बी बराबर आप निकालेंगे, इसको निकालेंगे 210 ये जो आया है ये सॉल्व करने के बाद आएगा। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी आपका कितना होगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा, हाँ सोल्व कर लीजिए। ए बी बराबर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 90 का वर्ग प्लस 120 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 8100 प्लस 14440। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो आपको 150 मीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ए से बी के बीच की कम से कम दूरी 150 मीटर हो जाएगी और बी के सापेक्ष ए की दिशा दक्षिण पूर्व होगी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट,
स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 सेमी की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेमी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी होगी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 सेमी मानचित्र पर 110 मीटर जमीन पर है, तो 1 सेमी बराबर 110 मीटर है। फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है? 14.2 सेमी है। ज़मीन की दूरी आपको निकालनी है, तो आपको यहाँ पे करना होगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 110 14.2 इंटू 110 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.562 किलोमीटर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 66। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अरब सागर तट पर स्थित राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा चेराओ, मिजोरम। चेराओ नृत्य मिजोरम राज्य में किया जाता है। इस नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। ढोल बजते ही बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नाचते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, यह नेपाल में स्थित है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984, ध्यान रखिएगा 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट सागरमाथा पर चढ़ाई की और भारत का ध्वज फहराया। वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। यह 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ACD, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने वाले चाहिए? ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, असम। असम में भारी वर्षा होती है
यहाँ मकानों के छत ढालू होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। इनकी लकड़ी के फर्श जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला टाइपियोका खाना सबसे अच्छा होता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 4th हो जाएगा, केरल इसका सही जवाब है। टाइपियोका तथा नारियल केरल राज्य में लगभग प्रत्येक घर के आंगन में लगाया जाता है। टाइपियोका का दूसरा नाम शकरकंदी है। केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका प्रमुख व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा, मार्च से जून है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ को बनाने में उपयोग होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेत की मृदा किस प्रकार की होगी? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। बार बार रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों का अधिकाधिक प्रयोग एवं एक ही फसल को बार बार उगाने से भूमि कुछ समय बाद बंजर हो जाएगी। मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है, बताना है आपको। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा, सीखने का विस्तार। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 77। शीला ने कक्षा 3rd विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होंगे? तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा, ग्रामीण उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। क्वेश्चन नंबर 78। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कक्षा 1st 2nd में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तकें क्यों नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो कक्षा 1st और 2nd में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्न में से कोई सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो राइट आंसर 4th हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण समुदाय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। पाठ्य योजना में ईबीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो सतत एवं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 4th हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र बनाना।
पाठ्य योजना ईबीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु संकल्पना मानचित्र बनाना आवश्यक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द समग्र विकास से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। अगला क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन का चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। बी दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा, केवल बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों जैसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना शामिल होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, आलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम है जो इस प्रकार है, मित्र एवं परिवार, आश्रय, भोजन, जल, यात्रा एवं जो चीजें हम स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेगा? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? सेकंड ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, 8 विद्यार्थियों के समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघुनाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन संप्रत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे आपके ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र के थे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।